आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा जो मैंने केमिस्ट्री का पेपर प्रारूप दिया है, यानी कि जिसे हम मॉडल पेपर कहते हैं, तो उसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैं पीडीएफ भेज चुका हूं, तो इसके मैं आज अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो इनको क्वेश्चन के आंसर आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, और मैं टिक भी मारूंगा साथ ही साथ, तो आप भी लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने ही होने चाहिए। मेरा मानना है कि अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए ना इतने, और इस शेड्यूल से अगर आपने तैयारी कर ली, तो आपको केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं लगने वाला, चाहे वो भले ही कोई भी एग्जामिनर कहीं से भी बना दे, क्योंकि जितना भी टफ करके वो पेपर बनाएगा वो इसी शेड्यूल से बनाएगा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, ये किसने माना था भैया? देखिए इसमें कोई भी आपको अब सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, आप तो बोलोगे परमाणु के 3 कण होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन ये माना किसने था? तो भैया माना था ये तुम्हारे क्या नाम है, डाल्टन ने। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर राइट हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रोटॉन का नाभिकीय द्रव्यमान कितना होता है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से डी कोई नहीं है। तो पहला बताइए, 9.1 इंटू 10⁻³ ये किसका होता है भैया? ये इलेक्ट्रॉन का होता है। ये 2.27 ये तो किसी का नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। तो आपका सेकंड ऑप्शन बचा, तो इसका ये सेकंड वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन का नाभिकीय द्रव्यमान होता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, कैथोड किरणों का अध्ययन किया था भैया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था आपका विलियम क्रुक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, विलियम क्रुक्स ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की त्रिज्या कितनी थी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु की आपकी त्रिज्या थी वो भैया थी 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻12 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या पूछे, देखिए ये परमाणु के नाभिक की त्रिज्या थी, जो मैंने 10⁻⁻12 लगाया है, ये परमाणु के नाभिक की त्रिज्या थी। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है? परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है। जब परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है तो भैया परमाणु की त्रिज्या हम लगाएंगे। परमाणु की त्रिज्या थी 10⁻−10। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की त्रिज्या जो थी वो थी 10⁻−10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। परमाणु की नाभ की त्रिज्या होती है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आया, लेकिन ये यहाँ पे देखिए मैंने 10⁻−12 ऑप्शन नहीं दिया है। वो क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये जो मैंने परमाणु मॉडल माना था यहाँ पे वो था रदरफोर्ड का। तो इसका ऑप्शन आएगा 10⁻−8। ठीक है, 10⁻−8 परमाणु की त्रिज्या थी और 10⁻13 नाभ की त्रिज्या थी। दोनों आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे हमसे पूछा किसकी है? नाभिक की पूछी है। तो इसका लिए ऑप्शन आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान के जो जनक है वो भैया लेवोसिए हैं। बिल्कुल सब जानते हो। बिल्कुल ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक है, बिल्कुल भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होती है, क्योंकि ये अधातुओं का अपवाद होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भंगुरता का गुण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भंगुरता का गुण क्या होता है। तो भंगुरता का गुण क्या होता है भैया? सीधी बात, ये अधातुओं में पाया जाता है। अधातुओं को जब हम पीटते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने अवयवों में टूट जाते हैं। आप आयोडीन को पीट के देख लीजिएगा, वो अपने अवयवों में टूट जाएगी। तो ये भंगुरता का गुण हो गया, यानी इसे ब्रिटलनेस बोलते हैं इंग्लिश में। अणु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कक्षक किसे कहते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है आपका। देखिए 6 क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि इनमें से आपको जो 5 आते हैं वो करने होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कक्षक किसे कहते हैं? तो देखिए नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, कक्षक ऑर्बिटल कहलाता है। अब कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होती है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी 2 प्रकार की होती है, तुम्हें पता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वे तत्व जिनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, यानी एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में हमसे क्या पूछ लेगा? धातु तथा अधातु में अंतर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे आपको क्या होगा, धातु अधातु दोनों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु हो जाते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातुएं हो जाती है। ठीक है, अब देखिए धातुओं में जो गुण पाए जाते हैं वो अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं, जो अधातुओं में पाए जाते हैं वो धातुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से गुण होते हैं? जैसे विद्युत की सुचालक कौन होती है? धातुएं होती हैं, बट ये नहीं होती हैं, मतलब आपकी अधातुएं, केवल ग्रेफाइट होती है एक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो धातुएं होती हैं भैया उनमें तन्यता, आघात वर्णीयता और आपका ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बट अधातुओं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, बट धातुओं में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यौगिक क्या होते हैं उसके प्रकार। तो देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को
देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त द्रव्य आपका यौगिक कहलाता है। निश्चित अनुपात, बस इतना सा चेंज करना है। मिश्रण और यौगिक की परिभाषा में बस इतना सा ही चेंज करना है। निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त द्रव्य होगा वो आपका यौगिक कहलाएगा, यानी कंपाउंड कहलाएगा। निश्चित बोले तो जैसे जल को आप किसी भी विधि से बना लीजिएगा, उसका जो निश्चित अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उसके प्रकार पूछ रहा है, तो उसके प्रकार देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो अकार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अकार्बनिक और कार्बनिक। उसके बाद हम बात करते हैं रस समीकरण वित्तीय गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के मोलों की जो संख्या होती है वो उनका रस समीकरण वित्तीय गुणांक कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कोषों को परिभाषित कीजिए। भैया कोषों को परिभाषित कीजिए, तो कोष क्या होते हैं? तो देखिए, नाभिक के चारों ओर का वह दीर्घवृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कोष कहलाते हैं। ये मुख्य ऊर्जा स्तर को बताते हैं। इन्हें KLNM अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, और इनका मान जो होता है भैया 0 से छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। यानी KLNM 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आगे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उतने कोषों की संख्या होती जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वांटम संख्या क्या है। देखिए, ये लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तो हम क्वांटम संख्या में इसके भाग नहीं लिखेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय ज़्यादा में ज़्यादा आता है हमारा 3 नंबर का। 3 नंबर में आप केवल प्रकार लिख सकते हैं, बट उनका डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो क्वांटम संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो भैया इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा तथा ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं, आपकी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। आपकी कौन कौन सी होती है भैया? मुख्य क्वांटम संख्या होती है, यानी कि जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हो। फिर आपकी दुगंसी क्वांटम संख्या होती है, जिसे आप एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हो। फिर आपकी तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हो। और फिर आती है चौथी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे आप चक्रण क्वांटम संख्या कहते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय गुणों का उल्लेख कीजिए। तो चुंबकीय गुणों का उल्लेख कीजिए, तो देखिए, जो चुंबकीय गुण है वो दो प्रकार के होते हैं। किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होगा? यदि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो वह अनुचुंबकीय होगा, और अगर सारे युग्मित होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, यानी कि जोड़ा होगा, ठीक है, जोड़ा होगा उनका, तो भैया सीधी सीधी बात वो कैसे हो जाएंगे? आपके प्रतिचुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है, ये बात है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए आपको क्वांटम संख्याओं को परिभाषित करें। अब देखिए, यहां पर फिर से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, क्वांटम संख्याओं को परिभाषित करें। तो मैंने ये इसलिए लिया है प्रश्न, क्योंकि भैया इसमें सीधी बात ये है, इसमें आपको क्वांटम संख्या की परिभाषा लिखनी है, चारों क्वांटम संख्याएं लिखनी है, फिर चारों क्वांटम संख्याओं को डिस्क्राइब करना है, इसीलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद हुंड तथा पाउली का नियम लिखें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के दोनों आपको पता होंगे। हुंड के नियम में क्या होता है? सिंपल भैया, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए, ये बात होती है। उसके बाद पाउली के नियम के अनुसार क्या होता है कि समान ऊर्जा वाला अगर कक्षक है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या समान है, अगर आपके जो क्या बोलते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दुगंसी क्वांटम संख्या भी समान है, और मुख्य क्वांटम संख्या भी समान है, तो भैया चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य अलग होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कक्षक में भैया दो तरीके से इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक का हेड ऊपर एक का हेड नीचे, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया सीधी बात है, हमें चुंबकीय जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है उसका मान हमें पता है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो -½ लगता है, और अगर भैया एंटी क्लॉकवाइज होता है तो +½ लगता है, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, ये भी आपको देख लेनी है। देखिए, सबसे पहली बात, 7 क्षैतिज खाने होते हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है। अब इनमें जैसे जैसे आपको जो जो समझ में आए वो लिख दीजिएगा, कम से कम 10 आपको लिखनी ही लिखनी है। संकरण क्या होता है? संकरण की परिभाषा लिखिए, फिर संकृत कक्षक लिखिए। संकृत कक्षक क्या होते हैं? जब समान ऊर्जा वाले जो अब के असमान ऊर्जा के कक्षक जितने नए समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करेंगे आपस में अतिव्यापन करके, वो आपके संकृत कक्षक कहलाएंगे, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे। उसके बाद बायल तथा चार्ल्स के नियम लिखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायल के नियम देखिए, मैंने आपको वाक्य बताया था बात चांद की बात, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये था बायल का नियम। उसके बाद हम बात करते हैं कि चांद का, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन होगा वो ताप के समानुपाती होगा, ये था चार्ल्स का नियम। तो दोनों आपको याद रखनी है और बिल्कुल अपने हिसाब से लैंग्वेज बनानी है। अब देखिए टिप्पणी कीजिए। देखिए दोस्तों, ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चारों की चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आयनन विभव, अक्रियशील तत्व, विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ये आपको मिल जाएंगी जरूर से जरूर। उसके बाद हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय में इसके बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड केमिस्ट्री का है।
सेकंड केमिस्ट्री को भी अभी देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इनके लिए आपको कम से कम 3 पेज तो आपको भरने लिखने होंगे। इसमें क्या होगा, एक ही होगा और कम से कम ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको होगा। रसायन विज्ञान का महत्व लिखिए। अब बताओ भैया रसायन विज्ञान का महत्व क्या क्या है। देखिए आपका दैनिक जीवन में भी है, आपका युद्ध क्षेत्र में भी है, कृषि क्षेत्र में भी है, औद्योगिक क्षेत्र में भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, औषधियों के क्षेत्र में भी है, और आपका इतने बहुत सारे हैं। तो आप जरा सबको लिख दीजिएगा और मेरा मानना है कि आप 2 से 3 पेज में आराम से इसको लिख दोगे। उसके बाद साम्य स्थिरांक के बारे में समझाइए भैया। ये साम्य अवस्था चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप इसको अगर आपको याद है तो लिख दीजिएगा, वरना मैं बताता हूँ भैया। देखिए अग्र अपक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है वो आपका साम्य स्थिरांक कहलाता है। अब बताओ ये 2 पेज का आंसर है, मैंने इसको 2 लाइन में कर दिया। ये याद करने का तरीका होता है। अब इसको मैं लैंग्वेज में अगर डिस्क्राइब करूंगा तो ये 2 से 3 पेज का हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसका डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड केमिस्ट्री में। आ जाइए भैया। लाल दवा का रासायनिक सूत्र पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा KMnO4। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत भैया किसका था, सभी लोग जानते हैं, बर्जीलियस का था। ये दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन या ऋणमूलक निकले तो क्या होता है भैया, ऑक्सीजन या ऋणमूलक निकले। अब आप इन्हें देख तो लिया कि हाँ भैया ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन हमारे पास अपचयन तो है ही नहीं। लेकिन भैया अपचयन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीकारक तो है। हमें अच्छे से पता है जब ऑक्सीजन निकलती है या ऋणमूलक निकलता है तो क्या होता है वहां पे भैया, आपका ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, अब आज बात करते हैं सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है ये बात आपको याद रखनी है। तो भैया ये होती है आपकी -1/2। ठीक है, -1/2 होती है सुपर ऑक्साइडों में, और आपके जो परऑक्साइड होते हैं उनमें होती है -1, और जो आपके भैया होते हैं सीधे सीधे सिंपल ऑक्साइड होते हैं उनमें कैसी होती है, -2 होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है भैया आपका Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 होता है भैया। उसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया आपके लिए दे रखी हैं। देखिए मैं बोल रहा था टफ तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो उसमें कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको लैंग्वेज दे रखी होगी रासायनिक अभिक्रिया की, और आपको सिंपल क्या करना होगा उसमें, आपको उसको क्या करना होगा, सीधे सीधे अपने सूत्र में निरूपित करना होगा। आपको रासायनिक जो भी धातुएं वगैरह दे रखी होंगी उनके सूत्र आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या बोल रहा है, जिंक धातु की क्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से कराने पर जिंक सल्फेट तथा कॉपर बनता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये देखिए एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जब हम व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त श्रेणी हमें क्या कहलाती है, मानक जो आपकी इलेक्ट्रोड विभव के वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है भैया, जिंक का जो स्थान होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, तो कॉपर को ये कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। यानी कि जो इसकी रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से ZN+CuSO4। ठीक है, इस प्रकार से होगी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आगे। तो ये देखिए क्या करेगा, Zn क्या करेगा, कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ZnSO4+Cu कुछ इस प्रकार से हो जाएगी ये रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से लिखनी है, पहली वाली समझ गए होगे आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैरियम परऑक्साइड की क्रिया तनुबद्ध ठंडे H2SO4 से कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा बैरियम सल्फेट का अपक्षेप तथा जल बनता है। मैंने अपक्षेप इसीलिए लिखा है क्योंकि बैरियम सल्फेट, जब बैरियम परऑक्साइड की बात हो रही है तो अपक्षेप बनेगा। जब देखिए बैरियम की क्रिया, चाहे भले बैरियम ऑक्साइड हो, कुछ भी हो, अगर H2SO4 से क्रिया हो गई तो बैरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप बनेगा ही बनेगा। ये बात याद रखनी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि भैया इसे लिखें कैसे। तो ध्यान रखना भैया, बैरियम परऑक्साइड यानी कि BaO2 BaO2 की जो क्रिया होगी, BaO2 की क्रिया किससे कराएंगे भैया हम, ठीक है, BaSO4 की क्रिया इंटू 8H2O और होता है इसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि ठंडा व तनु होता है। ये भी बैरियम परऑक्साइड भी ठंडा व तनु होता है। तो BaO2 इंटू 8H2O प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे ठंडा H2SO4। तो भैया ठंडा H2SO4 से हमें क्या करना, हमने 8H2O ऑलरेडी जल मिला रखा है अपने पास, तो H2SO4 ये करेंगे। यानी कि इतना करने के बाद यानी बैरियम परऑक्साइड की क्रिया ठंडे व तनु H2SO4 से करा दी, इतना काम हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद हम ये यानी कि ये साइन लगाएंगे भैया। तुम्हें पता है एक तरफ अभिकारक होते हैं, इस तीर के पीछे अभिकारक होते हैं और आगे उत्पाद होते हैं। अब हमारा उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा भैया H2O2। ये आपका उत्पाद बनेगा, ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा
प्लस करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनेगा, ये बात बनेगी। और बनेगा प्लस भैया जो H8H2O लिया था हमने उधर ठंडा व तनु करने के लिए, वो भी आपका इधर ही आ जाएगा, वो भी आपका इधर ही आ जाएगा, ये चीज़ बनेगी भाई। समझ गए? इतनी चीज़ें आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए भैया नेक्स्ट अब देखिए, अगले देखते हैं। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा प्रकार है कि निम्न अपक्रिया में अक्सीकारक तथा अपचायक पहचानो। भैया इनमें हमें अक्सीकारक तथा अपचायक पहचानना है, देखना होगा कि कौन से में क्या हो रहा है। तो देखिए ये मैं एक दो बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करके देखिएगा। जरा यहाँ पे देखो भैया, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, देखिए अभिकारकों में कॉपर ऑक्साइड है और उत्पादों में कॉपर है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये भैया यहाँ पे कॉपर जो है वो कौन है, जल्दी से बताओ सोच के। कॉपर कौन है यहाँ पे? एक ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। क्या का कार्य कर रहा है भैया? ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। वहीं यहाँ पे हाइड्रोजन भी है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जल बन रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, तो संयोग कर रहा है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा, ये जो होगा ये अपचायक होगा, ये अपचायक होगा, और कॉपर क्या होगा भैया आपका? ऑक्सीकारक होगा। दोनों बता दिए मैंने। चलिए आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, SnCl4, ठीक है, SnCl4, SnCl2, SnCl2। जरा ध्यान से देखिए, अभिकारकों में SnCl4 है, बट हमारे पास उत्पादों में क्या है? SnCl2 प्लस Cl2, यानी कि क्या है, सीधी बात कि भैया हमारा ऋण मूलक का त्याग हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका Sn है, ठीक है, Sn जो है ये धातु होती है एक, तो ये जो आपके सामने दे रखी है ये भैया सीधी सीधी बात है, जब ऋण मूलक का त्याग कर रही है तो ये क्या होगी? ऑक्सीकारक होगी, यानी Sn जो है यहाँ पे ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है Sn एक ऑक्सीकारक है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरी, चलिए मैं बता ही देता हूँ। तीसरी देखिए कि S प्लस H2S, जरा यहाँ पे देखिए भैया धन मूलक का सहयोग हो रहा है, यानी कि जो आपका भैया सल्फर है, सल्फर S, ठीक है, वो जरा ध्यान से देखिए क्या कर रहा है भैया, सल्फर जो है वो कर रहा है हाइड्रोजन का संयोग। जब हाइड्रोजन का संयोग कर रहा है और ऋण मूलक का त्याग होता है तो भैया ये भी क्या होगा? आपका ऑक्सीकारक होगा। यहाँ पे जो आपका सल्फर है वो भैया क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी है FeCl2। अब देखिए यहाँ पे ऋण मूलक का योग हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 Cl है, बट यहाँ पे जब हम उत्पादों में पहुंच रहे हैं तो 3 Cl हो जा रहे हैं हमारे पास, 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 6, यानी कि योग हो रहा है ना। जब योग हो रहा है देखिए यहाँ पे FeCl2 है, 2 FeCl2 है प्लस Cl2 है, यानी कि ऋण मूलक जुड़ा, ऋण मूलक जब जुड़ रहा है तो धन मूलक का त्याग होगा। जब ऋण मूलक जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, जब ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन जब हो रहा है, सीधी सीधी बात, तो भैया ये क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका लोहा है, लोहा फेरस, ठीक है, फेरस क्लोराइड, तो ये जो क्या कर रहा है भैया, ये सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पे ये क्या करेगा? अपचायक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा भैया? अपचायक का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है ना। जब ऑक्सीकरण होता है तो अपचायक होता है, और जब अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब टिप्पणी करनी है भैया, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, और एरोमेटिक यौगिक, चारों पर आपको टिप्पणी आपके पास लिखी हुई होंगी, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट है। अब इसके बाद फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय में आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं वो तो मैंने हार्ड पोर्शन बता दिया, पूरा का पूरा उतना ही हार्ड बन सकता है, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, कुछ भी उससे ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में क्या होगा? हुक्कल का नियम लिखें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से कि हुक्कल होता क्या है। तो देखिए हुक्कल एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे भैया ये, और इन्होंने जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनकी जो चक्रीय संरचना होती है उसको लेकर ये नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एरोमेटिक यौगिक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस रूल का उपयोग करेंगे भैया? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करेंगे। यही आपका हुक्कल नियम होता है। पूर्व लग्न क्या होते हैं? तो वे पूर्व लग्न क्या होते हैं भैया? सबसे पहली बात, ये भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, और ये भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं और सीधी बात कार्बन की संख्या पर निर्भर करते हैं। इतनी बात। त्रिविम समावयवता को परिभाषित करें तो जब दो यौगिक इस प्रकार के हों कि उनकी संरचनाएं तथा,
ठीक है, संरचनाएं और आकृति दोनों समान हों लेकिन उनके परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग हो, तो वो कैसी समावयवता होती है, उनकी त्रिविम समावयवता होती है, जो कि दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण समावयवता। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको मैंने इसीलिए रख लिया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताएं तथा इसका रासायनिक सूत्र लिखें। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था भैया, बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है भैया, यूरिया बनाया था। प्रथम कार्बनिक पदार्थ आपका यूरिया था, यौगिक। ठीक है, प्रथम ऑर्गेनिक यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो आपका यूरिया था। बनाया किसने था, बोहलर ने बनाया था। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। BOD माने इसे बोलते हैं बॉडी ऑक्सीजन डिमांड। BOD की फुल फॉर्म होती है बॉडी ऑक्सीजन डिमांड। MIC की भी पूछ लेता है, तो MIC क्या होता है, मेथिल आइसोनेट। ठीक है, मेथिल आइसोनेट ये भी पूछ लेता है, MI की फुल फॉर्म मेथिल आइसोनेट। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सीधी सीधी बात, BOD क्या है। तो देखिए BOD क्या है, BOD की फुल फॉर्म होती है बॉडी ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि प्रति आपके 7 दिन में क्या होता है, एक हफ्ते में जो भी आपकी ऑक्सीजन को विघटित करने के लिए, ऊर्जा को विघटित करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है 1 लीटर जल में घुलित मोलों की संख्या को जितनी विघटित करने की जो भी आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, बॉडी ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है आपकी। ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए लघु उत्तरी में क्या होगा, अनुलग्न को परिभाषित कीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैकलैंड और बुटर्ज अपक्रिया आपको दोनों देख लेनी है। फ्रैकलैंड में क्या होता है भैया, फ्रैकलैंड में सीधी बात है जैडन धातु से क्रिया करा दी जाती है एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और बुटर्ज अपक्रिया में क्या होता है भैया, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब भी हमें एल्केन ही प्राप्त होता है और उसमें भी एल्केन ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भंजन से ईथेन बनाना, बाई क्रैकिंग। तो प्रोपेन के जब हम रक्त तप्त कॉपर नली से निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, ईथेन बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरा ध्यान से लिख लीजिएगा। योगात्मक में क्या होगा, कोई अणु पूर्ण रूप से ना तो कोई अणु निकलेगा ना ही कुछ होगा, बिल्कुल संयोग हो जाएगा, यानी कि दूसरा अणु पूर्णता आकर जुड़ जाता है। तो वो अपक्रिया कैसी कहलाती है भैया, आपकी सीधी सीधी बात कहलाती है आपकी योगात्मक अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें कोई अधिक क्रियाशील जो भी अणु होगा वो क्या करेगा, किसी एक अणु द्वारा दूसरे अणु का पूर्ण रूप से यौगिक में से प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। जैसे आप CH4 की क्रिया किससे करा दो, क्लोरीन से करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। वो क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो क्लोरीन जो होता है भैया वो हाइड्रोजन को हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि भैया क्लोरीन एक हैलोजन होती है और हैलोजनों की जो भैया विद्युत ऋणात्मकता क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करने की क्षमता उन्हीं की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद एसिटिलीन का औद्योगिक निर्माण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत भी आपको देख लेना है और मार्कोनी कॉप का नियम भी आपको देख लेना है। तो बस इतनी सारी तैयारी कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतने में ही बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे दोस्तों।